हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेओम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन था भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो है BR अम्बेडकर जी को, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 74, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 79, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 80, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 85। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा आर्टिकल 79 के तहत जो है संसद बताया गया आर्टिकल 79 में। और ये जो संसद है वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और आपके लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, ये आर्टिकल 79 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना भारतीय संविधान में कहाँ बताया गया है? तो वह है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। पहला ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो जब दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किया जाता है तो उसमें होता क्या है, तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं है उस पर विचार किया जाता है और उसे पास किया जाता है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वह है आपके लोकसभा अध्यक्ष। यानी जब भी आपके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वह है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाएगा संयुक्त अधिवेशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 129, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 132, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 143, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान किया जाता है संविधान में, आर्टिकल 143 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? पहला ऑप्शन है मृत्युदंड, दूसरा ऑप्शन है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, तीसरा ऑप्शन है ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। पहला ऑप्शन है दोनों सदनों की कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो जो है संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक है वो पारित किया जाता है आपके दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 74, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 78, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 123, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 125।
4। तो इसका राइट आंसर होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के को किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो वो है आपका आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन तीसरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, तीसरा ऑप्शन है स्वविवेक से, चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकता है? तो जब प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श दें राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, चौथा ऑप्शन है नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 124 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा की पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है पुनः लौटा सकता है, दूसरा ऑप्शन है पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, तीसरा ऑप्शन है अनुमति देगा, चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो जब भी जो है अगर लोकसभा के द्वारा कोई भी विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए उसे वापस लोकसभा के पास भेज देती है, ठीक है, और लोकसभा फिर से उसे पुनः पूर्ववत वैसे ही पास करके राष्ट्रपति के को भेज देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को उस जो भी विधेयक है उसको पारित करना पड़ेगा, यानी कि पारित करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 85, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 86, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चौथा है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी जो धन संबंधित विधेयक है सबसे पहले अगर कहीं प्रस्तुत किया जाता है तो वो है आपके लोकसभा में। ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, तीसरा ऑप्शन है संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, चौथा ऑप्शन है कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संघीय मंत्री जो परिषद है उसमें सदस्यों की जो मैक्सिमम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है मंत्री परिषद का जो संख्या है वो। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 की उपधारा 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। तो जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वो है आपके लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, यानी कि आपका ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा।
आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है रक्षा लेखाओं का संकलन करना। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। चौथा ऑप्शन है राज्य के लेखाओं का संकलन करना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।